हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएल, यूपी आरयूवीएनएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का जो सेशन बना है वो जिस तरह आपका पेपर पैटर्न होता है उसी तरह बनाया गया है। आपको एग्जाम में 20 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं, 20 रीजनिंग के पूछे जाते हैं एंड 10 हिंदी के पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन भी कुछ इस तरह ही है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, सारे अच्छे क्वेश्चंस को कवर अप किया है। तो आपको आज का सेशन कंप्लीट एंड तक के देखना है और इसके पहले के जितने भी सेशंस मैंने डाले हैं यूपीपीसीएल के लिए, अगर आपने उनमें से कोई भी सेशन स्किप किया होगा या फिर नहीं देखा होगा तो आप वो ज़रूर देखिए कि सेशंस जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वो जाके फॉलो कीजिए, जिसमें आपका रीजनिंग, आपका हिंदी, आपका जनरल अवेयरनेस सारा कवर अप हो जाएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ लॉन्च्ड यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल एज अ पार्ट ऑफ किसान कल्याण मिशन इन मार्च 2021। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ। क्या बोला जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर है, जिन्होंने लॉन्च किया यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल को एज अ पार्ट ऑफ किसान कल्याण मिशन। यूपीएफपीओ क्या होता है? उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक पोर्टल बनाया जिसमें फार्मर्स, प्रोड्यूसर ग्रुप्स, ट्रेडर्स, सारे डिपार्टमेंट जो है वो सिंगल प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है यूपी में? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड अर्थ डे ऑफ 2021? 2021 का वर्ल्ड अर्थ डे का थीम क्या है ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिस्टोर आर अर्थ। रिस्टोर आर अर्थ ये हो जाएगा इस साल का वर्ल्ड अर्थ डे का थीम। और वर्ल्ड अर्थ डे जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर उग्रसेना वाज हेल्ड इन डैश। तो ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है शांतिर उग्रसेना, जो कि कहाँ पर हुई ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये हुई। इसी के साथ उसका जो थीम था ये ध्यान में रखना होगा, जो कि है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन ये था इस एक्सरसाइज का थीम। अब ये जो एक्सरसाइज लाई गई, इसे ऑर्गेनाइज किया गया शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन थे, उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। एंड बांग्लादेश ने की जो स्वर्ण जयंती थी, मतलब कि 50 साल हुए थे बांग्लादेश की मुक्ति को, उस दिन इस अभ्यास का आयोजन किया गया, मतलब इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया। शांतिर उग्रसेना मतलब क्या होता है? फ्रंट रनर ऑफ द पीस। और इस एक्सरसाइज का जिसने पार्टिसिपेट किया था ये एक्सरसाइज में, वो थे इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। ये 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया विद बांग्लादेश। एंड ऑब्जर्वर जो थे वो थे यूएसए, यूके, रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड सिंगापुर। ठीक है। तो अगर आपको पार्टिसिपेट पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको 4 ऑप्शंस होंगे, या फिर ऐसा होगा कि कौन से कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। तो ध्यान में रखना है चारों कंट्रीज के नेम, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया था ये एक्सरसाइज, जो कि हुई थी बांग्लादेश में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द नेम ऑफ द किट रिसेंटली अनाउंस्ड बाय डीआरडीओ एज द कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट ऑन May 2021? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिपकोवैन। डिपकोवैन ये किट है जो कि डीआरडीओ ने अनाउंस की है, जो कि एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिपकोविन भी आ सकता है कंफ्यूजन के लिए, बट आंसर जो होगा वो डिपकोवैन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 148। इंडिया का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में कौन सा रैंक है ये पूछा जा रहा है। तो 148 रैंक है आउट ऑफ 156 कंट्रीज और इसे रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। 2020 में जो इंडिया का रैंक था वो 112 था अमंग 153 कंट्रीज। बट क्या हुआ, 28 प्लेस से इंडिया ने स्लिप कर दिया, मतलब कि अपनी पोजीशन और घसरा दी है। 148 रैंक आ गया है आउट ऑफ 156 कंट्रीज। ठीक है। अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। और आइसलैंड ने जो है, आइसलैंड, उसने जेंडर गैप
रिपोर्ट में टॉप किया है। तो आइसलैंड टॉप है, अफगानिस्तान लिस्ट पे है एंड इंडिया का रैंकिंग 148 है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयराम रमेश। ये जो बुक है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, ये बुक के जो ऑथर कौन है ये पूछा जा रहा है, तो वो है जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ई पंचायत पुरस्कार 2021। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई पंचायत पुरस्कार 2021? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई पंचायत पुरस्कार 2021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट विच वाज होस्टेड बाय डैश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये जो क्लाइमेट समिट थी इसको अटेंड किया, तो इसे किसने होस्ट किया था ये पूछा जा रहा है। तो इसे होस्ट किया था ऑप्शन ए, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इसे होस्ट किया था। आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि जो बाइडन यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने ये समिट को होस्ट किया था एंड यहाँ पे मोदी जी ने भी और बहुत सारे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर लीडर्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कौन से समिट को अटेंड किया था, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, और इसे होस्ट किया था यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज क्राउन्ड द मिस यूनिवर्स 2020 टाइटल एट द टेलीवाइज्ड इवेंट हेल्ड इन फ्लोरिडा यूएस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रिया मेजा। मिस यूनिवर्स 2020 का जो टाइटल था वो ये इवेंट हुआ फ्लोरिडा के यूएस में, उसमें किसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रिया मेजा, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2021 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ऑफ फॉर्मूला 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन ने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 2021 का। अभी तक के जो 2021 में हुए वो है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीता लुइस हैमिल्टन ने। देन हुआ आपका एमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। देन पोर्तुगीज अगेन लुइस हैमिल्टन ने जीता, स्पेनिश लुइस हैमिल्टन ने जीता, मोनाको जो जीता वो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, एंड कल ही हुआ अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ उसके विनर है सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज ने जीता है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो कि कल ही हुआ, ये कल की ही न्यूज़ है। तो ये भी पूछा जा सकता है, अजरबैजान जो जीता है वो सर्जियो ने जीता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो मैक्स वर्स्टैपन ने जो जीता है वो ध्यान में रख लीजिए, बाकी सारा कौन सा हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। तो मैक्स वर्स्टैपन ने कौन सा जीता है, एमिलिया जीता है एंड मोनाको जीता है। ठीक है, तो ये चार्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। और इसके अलावा अजरबैजान जो है वो सर्जियो पेरेज है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, श्रवण राठौड़ passed away in April 2021 due to COVID-19. He was related to which of the following field? श्रवण राठौड़ जो थे उनका निधन हुआ, वो कौन से फील्ड से रिलेट करते थे ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यूजिक। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि श्रवण राठौड़ बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, उनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो म्यूजिक फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। उत्तर प्रदेश जो है वो नीचे दिए गई जो भी माउंटेन रेंजेस है उनमें से किससे सराउंडेड है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा, आपको मैप को देख के बताना होगा। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये है आपका यूपी, ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे जो वो जिस रेंजेस से सराउंडेड है वो है शिवालिक रेंजेस। यहाँ से शिवालिक रेंजेस जाती है, ठीक है, तो वो किससे सराउंडेड हुआ, शिवालिक रेंजेस से सराउंडेड हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। उसके अलावा जो भी ऑप्शन है, ग्रेटर हिमालयन रेंज वो जो जा रही है वो उत्तराखंड से जा रही है, ठीक है। देन है झांसकर, झांसकर जो आता है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर आता है, ठीक है, लद्दाख होते हुए, ठीक है, लद्दाख रेंजेस में आता है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है वो शिवालिक माउंटेन रेंजेस से सराउंडेड है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ। कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में जो प्रोवाइड करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ।
तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल 19 क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, यह आता है आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 21 होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 30 होता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच इज बिलीव टू बी द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर में कौन सा इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड का। ठीक है, अब आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में है, तो आपको इसे हमने ट्रिक के फॉर्म में ऑलरेडी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया उसमें टॉप 35 नेशनल पार्क को कवर अप किया, उसमें हमने इसको ट्रिक के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, वो ट्रिक आपके साथ मैं भी डिस्कस करती हूँ। तो क्या था, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, मणिपुर में। तो हम इसे कैसे ध्यान में रखेंगे, मणिपुर की बुलबुल को ले जाओ। अब कीवर्ड क्या था यहाँ से, कैबुल से क्या बोला था हमने, बुलबुल, ठीक है, और लामजाओ से क्या था, ले जाओ, ठीक है, ले जाओ। तो आपको कैबुल लामजाओ पूछा तो आपको कीवर्ड उठाना है बुलबुल, ले जाओ। अब कहाँ की बुलबुल को ले जाओ, मणिपुर की बुलबुल को ले जाओ। कहाँ की बुलबुल को ले जाओ, मणिपुर की बुलबुल को ले जाओ, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बुलबुल ये एक बर्ड होता है वो वाली, इसलिए यहाँ पे जो एक आपको गिफ्ट नज़र आ रहा होगा ये बर्ड का, ये बुलबुल बर्ड है। ठीक है, तो मणिपुर की बुलबुल को ले जाओ, ये ध्यान में रखना होगा। जब भी कैबुल लामजाओ आता है तो बुलबुल ये आपका कीवर्ड होगा और उससे आपको रिकॉल करना है मणिपुर को। कहाँ की बुलबुल है वो, मणिपुर की है। ऑप्शन जो भी होगा मणिपुर वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो सारे इसमें कवर अप किए हैं। अगर आप नई वीडियो देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए, बिकॉज आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको ईजिली याद हो जाएगा अगर आप वो वीडियो देखते हो तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नासकॉम। नासकॉम की जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है उनका नाम पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखा एम मेनन जो है वो नासकॉम की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है। नासकॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, और ये पहली फीमेल है जो अपॉइंट हुए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। रेखा एम मेनन जो है वो नासकॉम की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है। नासकॉम का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 मार्च 1988 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इन्होंने जिन्हें सक्सीड करके ये बनी है वो है यूबी प्रवीण राव। इनसे पहले जो थे नासकॉम के चेयरपर्सन वो थे यूबी प्रवीण राव। ठीक है, उनकी जगह पर बनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, इन अप्रैल 2021 स्पोर्ट्स एक्सचेंज हैज़ रोप्ड इन हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। स्पोर्ट एक्सचेंज के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है पृथ्वी शॉ, हमारे इंडिया क्रिकेट टीम के ये क्रिकेटर है, तो ये बने हैं स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द G20 समिट इन 2023। 2023 में G20 का समिट कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ये पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया होस्ट करने वाला है G20 का समिट 2023 में। इस साल का जो होगा G20 का समिट वो इटली में होगा। एक्चुअली इंडिया इससे पहले G20 का समिट 2022 में ही होस्ट करने वाली थी, बट नहीं कर पाई, इसलिए इंडोनेशिया 2022 में करने वाला है, एंड इंडिया 23 में करेगी, एंड 24 में करने वाली है ब्राज़ील। तो ध्यान में रखना होगा, इस साल का 21 का होगा इटली में, 22 का जो होगा वो इंडोनेशिया में होगा, 23 का होगा हमारी इंडिया में, एंड 24 का होगा ब्राज़ील में। ठीक है, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कैसे 2024 का पूछेंगे, कभी कभार 2028 का, जैसे आपको पता होगा ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो 2028 के तक पूछते हैं, तो हमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस साल का ही पूछेगा, आपको 24 का भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपके आने वाले 4 ईयर्स का कवर अप करवा दिया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18, इन विच सिटी इज द हेड ऑफिस ऑफ द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सिचुएटेड। भाभा का शॉर्ट फॉर्म होता है बार्क और फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये होता है। तो इसका हेड ऑफिस पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर है वो, मुंबई में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, तो वो बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस इज इन्फेक्शन दैट मेनली अफेक्ट्स द लंग्स एंड इट इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया।
ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है उससे ये होता है, और इससे फीवर आता है, चेस्ट पेन होता है, कफ होता है, चिल्स एंड फटीग, ये सारी इसके सिम्टम्स है, और ये हमारी लंग को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। The FIFA Under-17 World Cup 2022 will be held in which country? FIFA Under-17 World Cup 2022 का कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया जो है वो Under-17 फीफा वर्ल्ड कप 2022 का होस्ट करने वाली है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। इनमें मैं आपको एक ही चीज़ बताई कि नेशनल पार्क का वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें आपके सारे नेशनल पार्क कवर अप हो जाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अगर आप देखोगे तो देखने के बाद डेफिनेटली आपको 35 में से 30 तो याद आएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इनमें से जो चीज़ आपको आफ्टर ये वीडियो देखना है वो है नेशनल पार्क, अदरवाइज बाकी सारे जो 20 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि होगा हमारा रीजनिंग का पार्ट। इसका सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा 21st क्वेश्चन, दैट इज सुनीता स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, ये उसका हाउस है सपोज, टूवर्ड्स साउथ। सुनीता ने स्टार्ट किया अपने घर से टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, अब वो साउथ आई। आफ्टर कवरिंग 12 किलोमीटर शी टर्न हर लेफ्ट, 12 किलोमीटर पास करने के बाद, कवर करने के बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न हो जाएगा इस तरह। एंड ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नाउ फ्रॉम हर हाउस, ये था उसका हाउस और अभी है वो यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का ये पूछा जा रहा है। जब भी ऐसा डिस्टेंस पूछा जाता है तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो आंसर कितना आ जाए 169 आ गया, और अंडर रूट ऑफ 169 कितना आ जाएगा 13। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया, ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो डिस्टेंस होगा बिटवीन उसका घर का और वो अभी जहाँ पर है वो हो जाएगा 13 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। अब हमें क्या बोला है कि हमें पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें बोला है कि अगर हमने एक पेपर लिया, ठीक है, और उसे हमने फोल्ड कर दिया, कंप्लीटली फोल्ड कर दिया, तो जब हम एक कॉर्नर को फोल्ड करते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखता है, ये इसके तरह दिखता है। तो जब इसको ओपन करेंगे, मतलब ये फिगर में वो ओपन होगा कंप्लीटली, तो वो किस तरह दिखा, तो हमें ऑप्शंस को देख के आंसर मार्क करना होगा। अगर उसका एक पोर्शन जो है वो इस तरह दिखता है, तो अब बचे हुए पोर्शंस जो है वो और 3 पोर्शंस आएंगे, एक इस साइड आएगा, एक इस साइड आएगा और एक इस साइड आएगा, ठीक है। दोनों में हर जो भी पॉइंट आएगा वहाँ पे 2 सर्कल्स आना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 1 में 2 सर्कल है क्या, नहीं, तो वो ऑप्शन क्या कर देंगे हम सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे और फिर हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम ऑप्शन 2 की ओर। ऑप्शन 2 में क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे हमारा जो एक पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे इस तरह 2 सर्कल बनाए हुए डायगोनली, तो ऊपर भी कैसे होंगे डायगोनली ऐसे सर्कल्स होंगे, और यहाँ पे भी कैसा होगा, कुछ जो फिगर फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह फॉर्म होगी। मतलब ये जो एक इस तरह ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये इस तरह बनेगा, और ये जो है वो जो 2 सर्कल्स है वो डायगोनली बनेंगे। तो जो फिगर 2 है उसमें डायगोनली बन रहे हैं। अगर आप देखोगे फिगर 3 उसमें क्या हो रहा है, प्लस फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सीधा सीधा बन रहा है। और 4 में तो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि जो बीच का जो ये 4 सर्कल्स है ना, ये थोड़े आड़ा टेढ़ा हो गए, ठीक है, ये बराबर फॉर्म्ड नहीं है बीच में सर्कल्स, ठीक है, तो वो उस वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो जो ऑप्शन 2 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका एक जो सिंगल पोर्शन आप देख रहे हो, तो आपको नज़र आ रहा है कि जो सर्कल है वो मिड पॉइंट से डायगोनली बन रहा है। तो अगर वो ऊपर भी बनेंगे तो वो डायगोनली बनेंगे, और वो इस साइड भी बनेंगे तो वो कुछ इस तरह डायगोनली बनेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो जो बनेगा वो क्रॉस मार्क बनेगा सर्कल्स का, ठीक है। तो वो कहाँ पे दिख रहा है हमें, फिगर 2 में दिख रहा है, इसे ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि ये सिलोजिज्म से। अब हम फिगर बनाएंगे। सम बस आर ट्रक, सम बस आर ट्रक, ठीक है। सम ट्रक आर बोट एंड नो बोट इज अ जिप। ये हमारी फिगर रेडी है। अब हम करेंगे कंक्लूजन्स के आंसर। सम जीप आर बस, सम जीप
आर बस पॉसिबल है, ये दोनों भी कहीं रिलेशन दिख रहा है, सम का रिलेशन दिख रहा है बिटवीन, नहीं दिख रहा है, गलत। कुछ नहीं करना है, कंक्लूजन्स को देखना है और फिगर जो कंक्लूजन आता है ना वो कंक्लूजन हमको फिगर में देखना होगा, और अगर हमें वो इजीली दिख रहा है तो हम राइट टिक करेंगे, अगर वो नहीं दिख रहा है तो हम रॉन्ग मार्क कर देंगे, ठीक है। सम जीप आर बस दिख रहा था क्या हमें, नहीं, तो रॉन्ग हो गया। देन है सम बोट आर बस, कुछ बोट बस है क्या, दिख रही है क्या हमें, नहीं, गलत हो जाएगा। सम जीप आर ट्रक, कुछ जीप ट्रक दिख रही है क्या, नहीं, मतलब कोई भी हमें फिगर में कंक्लूजन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स तीनों के तीनों क्या हो गए, फॉल्स हो गए। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नन फॉलो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नन फॉलो। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये जो है ये रिलेटेड टू है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। अब क्या बोला है, DEFG, उसके बाद आता है GHIJ, तो यहाँ पर क्या आएगा, MNOP आगे है। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो DEFG ऐसा बोला है और फिर उसके बाद GHIJ, तो फिर क्या आना चाहिए, JKLM। क्यों, क्योंकि DEFG आया और G के बाद तुरंत G को कनेक्ट किया, GHIJ आया, तो फिर हम J को कनेक्ट करेंगे, JKLM, और फिर M को कनेक्ट किया तो MNOP। मतलब क्या, ये कॉन्जिक्यूटिवली है, सिर्फ जिसका एंड मतलब जिस भी एक 4 लेटर्स का फॉर्मेशन में जो भी लास्ट में लेटर है उसी को उठा के आगे कंटिन्यू किया है, फिर अगेन उसके लास्ट के लेटर को उठा के आगे कंटिन्यू किया है। तो JKLM करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में। एक्चुअली ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पे सी करना है आपको, JKLM इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये है आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू पजल। 5 plays ABCDE were organized in a week from Monday to Saturday। 5 play है ABCD, मंडे टू सैटरडे के बीच में इनका अरेंजमेंट लगाना है। मंडे, देन आता है ट्यूसडे, देन आता है वेडनेसडे, देन आता है थर्सडे, देन आता है फ्राइडे, देन सैटरडे, ठीक है। 5 days की बात की जा रही है, मंडे टू सैटरडे। विथ ईच प्ले 1 day एंड नो प्ले वॉज ऑर्गेनाइज वन ऑफ दीज डेज। मतलब कि देखो क्या है, 5 दिन खेला जा रहा है और एक दिन कोई भी गेम नहीं खेला जा रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, प्ले डी वॉज ऑर्गेनाइज बिफोर थर्सडे बट आफ्टर मंडे। जो प्ले डी है मतलब डी वाला जो गेम है जो खेला जा रहा है वो थर्सडे के पहले खेला जा रहा है और मंडे के बाद। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो इधर वेडनेसडे को खेला जाएगा या फिर ट्यूसडे को खेला जाएगा। ये समझ आया, इधर वेडनेसडे और ट्यूसडे। अब 2 पॉसिबिलिटी है तो 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है ई वॉज ऑर्गेनाइज ऑन सैटरडे। सिंपल से दिया हुआ ई जो है हर सैटरडे खेला जाता है, ठीक है। सी वॉज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन द फर्स्ट डे। सी जो है वो पहले दिन नहीं मतलब कि मंडे नहीं खेला जाएगा। बी वॉज ऑर्गेनाइज ऑन द नेक्स्ट डे ऑन विच सी ऑर्गेनाइज। दैट मीन्स सी के बाद कहीं ना कहीं बी आएगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब उसी के बाद में बी आएगा, सी के तुरंत बाद में बी आएगा। ए वॉज ऑर्गेनाइज ऑन ट्यूसडे। ए जो है वो ट्यूसडे को है, तो हमारी जो पहली अरेंजमेंट जो हमने बनाया था डी ट्यूसडे को वो गलत हो जाएगा, मतलब ये बन नहीं सकता। दैट मीन्स ए जो है वो ट्यूसडे को बनता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर सी के बाद बी आ जाए तो सी थर्सडे बन जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा और जो बचा हुआ गेम है नो प्ले वो आपका मंडे आ जाएगा। आपका अरेंजमेंट जो है वो रेडी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑन विच डे वॉज बी वॉज ऑर्गेनाइज। बी कौन से दिन खेला जा रहा है, बी जो है वो फ्राइडे को खेला जा रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वॉज नो प्ले ऑर्गेनाइज। यहाँ पे अरेंजमेंट ऑलरेडी गिवन है, तो कौन से दिन जो है नो प्ले खेला जा रहा है वो खेला जा रहा है ए मंडे को। मंडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ऊपर है 29, 36 एंड 57, ठीक है। अब नीचे दिया है 14, 2, 7, 5 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फॉर्म करेंगे हम, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो 14 × 2 कितना होता है 28 प्लस 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 29, जो कि आपका यहाँ पे गिवन है। देन 7 5 कितना होता है 35 एंड 35 प्लस 1 कितना होता है 36, वो यहाँ पे गिवन है। तो 57 लाने के लिए आप 7 से कितने से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 1 करोगे तो आपका 57 आएगा। तो 7 8 आता है 56 प्लस 1, आंसर हो गया 57। दैट मीन्स जो फिल इन द ब्लैंक है वो कितने का बना 8 का बना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका B8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, 7 8 56 प्लस 1 57, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इन विच आंसर फिगर इज द गिवन फिगर एम्बेडेड, मतलब कि ये जो फिगर है गिवन फिगर ये कहाँ पर छिपी हुई है ये हमें बताना है। अमंग दोज ऑप्शंस, ये जो 4 ऑप्शंस है इनमें से कहाँ पर छिपी हुई है ये हमें बताना है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऑप्शन 3 को आप एलिमिनेट कर दोगे फटाक से, ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी हमारी फिगर के साथ मैच नहीं करता है, ठीक है, वो एलिमिनेट हो गया। देन अगर आप ऑप्शन 2 को देखते हो तो आप उसे भी एलिमिनेट कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, ये ट्रायंगल फॉर्म चाहिए, ठीक है। ये आपको दिख रहा है क्या? नहीं है, ठीक है, ये दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप फिगर 4 में भी देखोगे तो भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल को कनेक्टेड एक और जो है वो कुछ क्वाड्रिलैटरल बनाया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल को कनेक्टिंग क्या है? क्वाड्रिलैटरल है। और ऑप्शन 4 में क्या हुआ है कि बीच में गैप दी हुई है, कहीं पे भी कुछ कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स वो भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में ये फिगर एम्बेडेड है। कैसे? देखो, ये पहले ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ठीक है, ये क्या फॉर्म हुआ? आपका ट्रायंगल फॉर्म हुआ, एंड आफ्टर दैट अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये आपका जो है वो क्वाड्रिलैटरल भी फॉर्म हुआ। समझ आया किस तरह फॉर्म हुआ? ठीक है, नज़र आ रहा है आपको फिगर में? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिगर के क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हो तो एलिमिनेशन का काम करोगे तो आंसर जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अगर ढूंढोगे सब में तो टाइम लगेगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप किस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको टाइम सेव करना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको दिखाया कि ऑप्शन 1 में फिगर किस तरह छिपी हुई है। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू सिटिंग अरेंजमेंट। A, B, C, D, E, F, G, H are sitting along a circle. तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने लेटर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है, मतलब 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है और सारे क्या फेस कर रहे हैं? फेसिंग द सेंटर। तो अब हम हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक अरेंजमेंट बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लोगों का अरेंजमेंट बन गया है, सारे के सारे सेंटर फेस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। F sits to the immediate right of D. D के इमीडिएट राइट में कौन है? F है, ये प्लेस कर दिया। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, एंड किसके लिए आया होगा? फर्स्ट लेटर के लिए आया होगा। तो क्या होगा? F थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। F जो है वो A के थर्ड लेफ्ट में है, दैट मीन्स A यहाँ पे आ जाएगा, A के थर्ड लेफ्ट में F आ जाएगा, ठीक है। एंड जो आता है वो ऑलवेज सेंटेंस के पहले लेटर के लिए आता है। G sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। D के थर्ड लेफ्ट में कौन है? G। 1 2 3 G यहाँ पे आ जाएगा। Who does not sit next to E। Who मतलब कि who किसके लिए आया है? E के लिए, D के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो D के बाजू में कौन नहीं बैठेगा? E नहीं बैठेगा, मतलब कि E जो है यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, तो हम ऐसा लिखकर रख देंगे। B sits next to G but not next to D। G के बाजू में B है लेकिन D के बाजू में नहीं है, तो वो फुलफिल हुआ हमारा कंडीशन। C does not sit next to either D और A। C जो है वो ना तो D के बाजू में बैठेगा ना तो A के बाजू में बैठेगा। अब क्या बोला जा रहा है कि C जो है वो A के बाजू में नहीं बैठेगा और D के बाजू में भी नहीं बैठेगा, दैट मीन्स C यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता है और C ये वाले पोजीशन पे भी नहीं बैठ सकता है, तो वो कहाँ पर बैठेगा? वो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। उसकी पोजीशन फिक्स हो गई। अब क्या बोला गया था कि D के बाजू में जो है वो E नहीं बैठ पाएगा, तो वो कहाँ पर बैठेगा? A के बाजू में, तो रिमेनिंग जो होगा वो D के बाजू में बैठ जाएगा, जो कि है H। समझ आया? हमारा जो अरेंजमेंट है वो कम्प्लीटली बन चुका है। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स बिटवीन G एंड D। G और D के बीच में कौन सी पेयर बैठी हुई है? तो G यहाँ पर है और ये D यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? B और H, और वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन C। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। स्टार्टिंग फ्रॉम A's position, if all the 8 are arranged in alphabetical order in clockwise direction, the sitting position of which of the following excluding A would not change। मतलब कि अगर ये A है, यहाँ से अगर हम clockwise जाते हैं, clockwise मतलब कि इस तरह अगर हम जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करते हैं, तो कितने नंबर ए को छोड़ के जो है वो अपने पोजीशन पे ही आते हैं। तो हमारा ये अरेंजमेंट यहाँ पे रेडी है। अब हम क्लॉकवाइज लगाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा एफ, यहाँ पे आएगा जी और यहाँ पे आएगा एच। अगर आप देख पा रहे होगे तो ए को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सी एक ऐसा लेटर है कि जो आफ्टर
हमने जो अरेंजमेंट की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तो उसकी पोजीशन वही आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ सी ये लेटर ऐसा है जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें एक्सक्लूडिंग ए बोला हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें ए की पोजीशन भी काउंट करनी होती। ठीक है, एक्सक्लूडिंग ए मतलब कि ए को छोड़कर ऐसा कौन सा लेटर है कि जो वापस आफ्टर अरेंजमेंट भी अपनी पोजीशन सेम पे ही प्लेस्ड हो रहा है, तो वो है सी। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पॉइंटिंग टू अ वुमन अ लेडी सेड शी इज अ डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स डॉटर, हु इज द वुमन रिलेटेड टू दिस लेडी। अब इसको बोलते हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन और इससे बोलाता है इंडिकेशन बेस्ड। ठीक है, ये इंडिकेशन वाला है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? पॉइंटिंग टू अ वुमन लेडी सेड, एक लेडी है, ठीक है, ये है लेडी सपोज। इसने क्या किया? एक विमेन है, सपोज यहाँ पे एक विमेन है, इसको पॉइंट करते हुए बोली, मतलब ये कौन सी हो गई? ये पॉइंटिंग लेडी हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी पॉइंटिंग लेडी और ये हो गई हमारी लेडी। तो अ वुमेन पॉइंटिंग टू अ वुमेन, इस पॉइंट को पॉइंट करते हुए वो लेडी बोल रही है, ये लेडी बोल रही है शी इज़ द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स डॉटर, मतलब कि मेरे जो, देखो जब भी मैं कपल के बारे में डिस्कस करती हूँ तो मैं स्टार मार्क से इंडिकेट करती हूँ, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो क्या बोला है? शी इज़ द डॉटर, वो डॉटर है मेरे हस्बैंड के डॉटर की, मतलब कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी जो डॉटर है उसकी वो डॉटर है। इसका मीनिंग ये निकल आ रहा है, शी इज़ द डॉटर, मतलब ये जो पॉइंटिंग लेडी है वो डॉटर है मेरे माई हस्बैंड्स डॉटर, मेरे हस्बैंड के डॉटर की। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दिस लेडी। हमारा फॉर्मेशन बन गया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? जो वुमेन है वो लेडी से क्या रिलेट करती है? विमेन मतलब कि कौन? ये पॉइंटिंग लेडी, ये विमेन है ना। ये विमेन जो है, ये लेडी जो थी हमने जिसका ऊपर बनाया था, ये लेडी से ये विमेन क्या रिलेट करती है? तो विमेन क्या हो जाएगी? उसकी ग्रैंड डॉटर। क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर, उसकी बेटी की बेटी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको धीरे धीरे पढ़ना है और जो भी जिसको पॉइंट आउट किया जाता है पहले उसको बना लेना है और जो बोल रहा है उसे बना लेना है और फिर उसके बाद जो आपको इंडिकेशन वाला सेंटेंस होता है ना उसको फॉर्म करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन 4 सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट सीरीज फ्रॉम द आंसर फिगर दैट फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन फिगर। अब आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा ABCD, ठीक है, और आपको जो ऑप्शंस है वो नज़र आ रहा है 1 2 3 4। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आने वाली नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी, मतलब पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन रिलेटेड टू पैटर्न है कि आगे आने वाला, जैसे A है, B है, C है, D है, तो आगे E जो है वो क्या आएगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, अब हम अगर ऑब्जर्व करते हैं हमारी फिगर को, ये सर्कल यहाँ पर आया, फिर मतलब ये कॉर्नर में था, फिर वो नीचे वाले कॉर्नर में आया। ठीक है, और उसी के अपोजिट में आपका क्रॉस का साइन आता है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट कॉर्नर, फिर सेकंड कॉर्नर, फिर थर्ड कॉर्नर में आया, फिर अगेन फोर्थ कॉर्नर में आया। तो आने वाली पोजीशन क्या होगी? अगेन जो पहला था फिर से वैसी फिगर फॉर्म होगी और सेम टू सेम जो पहली फिगर का फॉर्मेशन अगर आप देख रहे हो तो वो ऑप्शन 4 में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ ना कि ये जो क्लॉकवाइज जा रहा है, ये जो सर्कल मूव हो रहा है, कॉर्नर का जो सर्कल मूव हो रहा है वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। पहले ये कॉर्नर में था, सेकंड में इधर आया, थर्ड में इधर आया, फोर्थ में इधर आया, फिफ्थ में फिर से कहाँ पे जाएगा? वहाँ पे आएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जा रहा है, मतलब कि पहली जो ए वाली फिगर है वो फिर से रिपीट होगी और ए वाली फिगर जो हमें नज़र आ रही है वो ऑप्शन 4 में नज़र आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। समझ आया? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 रिलेटेड टू कोडिंग वाला ब्लड रिलेशन। अब हमें यहाँ पे क्या हुआ है कि कोडिंग में ब्लड रिलेशन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे इनटू क्या इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टर है, डिवाइड क्या इंडिकेट कर रहा है मदर है, प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है ब्रदर है और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है फादर है। अब हमें बताना है कि M इज़ द नेफ्यू ऑफ R, ये कौन सी फिगर में हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। M इज़ द नेफ्यू ऑफ R। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जब भी सॉल्व करना है तो आपको किस तरह ध्यान में रखना है? इनटू आ रहा है तो आपको क्या है? सिस्टर वाला रिलेशन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि P जो है वो सिस्टर बन रहा है। दैट मीन्स जब भी आपको इनटू है तो आपको ध्यान में रखना है कि वो फीमेल इंडिकेट करता है, तो फीमेल हम सर्कल से करते हैं। ठीक है,
देन डिवाइड, डिवाइड भी क्या इंडिकेट करता है, फीमेल। देन प्लस, प्लस क्या इंडिकेट करता है, मेल, क्या इंडिकेट करता है, मेल। और माइनस भी क्या इंडिकेट करता है, मेल, ठीक है। अब तो आपको एम जो चाहिए वो नेफ्यू चाहिए, मतलब एम आपको क्या चाहिए, मेल मेंबर चाहिए। दैट मीन्स आपको जो एम के बाद आने वाला साइन चाहिए वो इधर प्लस चाहिए या फिर माइनस चाहिए। क्या चाहिए, इधर प्लस चाहिए या फिर माइनस चाहिए। अब वो किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है वो आपको देखना होगा। पहले बात, एम के बाद डिवाइड आ रहा है, गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसी तरीके से आपको कोडिंग का ब्लड रिलेशन सॉल्व करना है, ध्यान में रखना है। आपको सारे ऑप्शंस को डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि सब में आप अप्लाई कर करके देख रहे हो, टाइम वेस्ट होगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। साइंस को सबसे पहले ध्यान में रखना है कि मेल क्या इंडिकेट करता है, बस वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। डिवाइड आ गया, गलत हो गया। अब जब भी एम एंड में आता है तो हम उसका जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो वैसे ही गलत हो गया कि जो भी चीज़ें एंड में आती है, अगर आप बना के देखोगे फिगर तो आप पता कर सकते हो कि जब तक कि वो रिलेशन कपल वाला नहीं है तब तक कि हम उसका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो फादर की बात की जा रही है और एम एंड में है तो हम वैसे ही जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो वो इस तरह गलत हो गया। देन एम के बाद इनटू आ रहा है तो अगेन वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा एम इज़ अ सिस्टर ऑफ जे। हमें एम सिस्टर नहीं चाहिए, एम जो है वो मेल मेंबर चाहिए, ठीक है। नेफ्यू बनना चाहिए। नेफ्यू कब बनेगा, जब वो मेल होगा तो वो नेफ्यू बनेगा ना, तो इसमें भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन 4 में एम के बाद प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये अब हमें बनाकर देखना होगा, ये वाली फिगर हम बनाएंगे। अगर इससे आंसर आ जाए तो ठीक, नहीं तो हमारा आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दिस। तो हम बनाएंगे डी वाला। अब हम ऑप्शन 4 को एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि आर इज द मदर ऑफ टी। आर जो है वो मदर है टी की, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, टी इज द फादर ऑफ एम। टी जो है वो एम का फादर है, टी जो है वो एम का फादर है, ठीक है। ये बन गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि M इज़ द ब्रदर ऑफ J। M जो है वो J का क्या है, ब्रदर है। अब रिलेशन अगर आप M और R का देखना चाहते हो तो क्या बन रहा है, नेफ्यू का नज़र आ रहा है क्या, नहीं। दैट मीन्स इससे भी हम आंसर कर पा रहे हैं क्या, नहीं। M इज़ द नेफ्यू ऑफ R बन पा रहा है क्या, नहीं। तो ये भी गलत हो जा रहा है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको कोडिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो साइन इंडिकेट करती मेल और फीमेल की वो आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है एम इज़ द नेफ्यू ऑफ आर। दैट मीन्स एम का जो जेंडर चाहिए वो मेल चाहिए। तो आपको ये ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है कि कितने ऑप्शंस जो है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एम जो है वो मेल है। हमारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन था, दैट इज़ ऑप्शन डी, वो इंडिकेट कर रहा था कि एम मेल है। तो हमने उसका फिगर बनाया। हमने जब उसका फिगर बनाया तब हमें पता चला कि एम और आर का जो रिलेशन नेफ्यू चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है। दैट मीन्स वो भी गलत हो गया। तो हमें नन ऑफ दिस गिवन रहेगा, तो हम आंसर कर देंगे नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। अगर बन जाता था तो आंसर बन जाता था ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। फॉलोइंग क्वेश्चंस हैज 4 ऑल्टरनेटिव्स अमंग विच वन कंप्लीट्स द फिगर। अब ये फिगर जो है ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कौन सा आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमारी जो फिगर है इसमें अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हो ये रहा है कि बीच में जो है वो क्या बन रहा है, हमारा डायमंड शेप फॉर्म्ड होगा, ठीक है। और बाकी जो है वो एक स्क्वायर में 3 सर्कल्स जो है, हाफ सर्कल्स वो बनाए हुए हैं। 3 कितने, 3 बनाए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में आपको 2 ही सर्कल्स दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये समझ आ गया। उसके बाद अगर आप ये जो पत्तियाँ बनी हुई है बीच में ये नज़र आ रही होगी, तो ये एक मतलब एक हाफ पत्ती है, उसके बाद एक नीचे बनेगी इस तरह, मतलब एक ऊपर बनेगी और एक नीचे बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरह बनेगी। लेकिन आप ऑप्शन सी में देख रहे हो तो 1 और 2 ये 2 बन रही है। दैट मीन्स ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब इतना कर दिया हमने। अब हमारी जो ये पत्तियाँ बनी ये किस तरह बनी, ये एल शेप में बनी। देखो पहले इधर बनी फिर नीचे बनी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए में ये पत्तियाँ आजू बाजू में बनती नजर आ रही है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आप देखते हो तो आपकी फिगर भी फॉर्म हो जाएगी। देखो पहले इस तरह दिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा, फिर ये नीचे इधर हाफ सर्कल दिया हुआ है तो वो इधर आएगा, फिर ये आपका जो है
डायमंड शेप वो कंप्लीट होगा और आपके 3 जो हाफ सर्कल्स है वो इस तरह कंबाइन हो गए। तो आपकी फिगर किससे बन रही है? डी से। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एलिमिनेट करोगे आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इफ माइनस मीन्स प्लस, प्लस मीन्स इंटू, इंटू मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स माइनस, देन क्या? देन हमें फाइंड आउट करना है गिवन इक्वेशन का आंसर। तो हम सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन है 50, डिवाइड की जगह हमें क्या अप्लाई करना है? डिवाइड की जगह माइनस लगाना है, 50 माइनस 30। माइनस की जगह पर क्या लगाना है? प्लस लगाना है, प्लस 20। इंटू की जगह पर क्या लगाना है? डिवाइड, डिवाइडेड बाय 8। और प्लस की जगह पर क्या लगाना है हमें? प्लस की जगह पर लगाना है हमें इंटू, इंटू 2। ठीक है, हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे 50 माइनस 30। इसमें हमें क्या अप्लाई करना होगा? बॉडमास रूल। और बॉडमास रूल में क्या होता है कि सबसे पहले डिवीजन की जाती है, फिर मल्टीप्लिकेशन की जाती है, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 50 माइनस 30, 20 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा एंड 4 5 ज़ा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये समझ आया आप लोगों को? हमने क्या किया? डिवाइड किया, 28 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आंसर आता था, तो हमने डेसिमल में करते थे, फिर हमको उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता था। उससे बेटर हमने क्या किया? 20 डिवाइड बाय 8 लिखा, इंटू 2 किया और इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना मिला? 5। अब 50 माइनस 30 कितना होता है? 20 होता है, और 20 प्लस 5 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 25। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अभी हमें यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें 3 वर्ड्स का रिलेशनशिप बताना है, जो कि हमें बताना है वेन डायग्राम के फॉर्म में। तो कौन सी वेन डायग्राम वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ये हमें बताना होगा। जैसे कि अगर आप देख रहे हो टीचर, कॉलेज और स्टूडेंट्स, कैसा होता है? कॉलेज होता है एक, क्या होता है? कॉलेज होता है, और कॉलेज के अंदर क्या होता है? टीचर्स भी होती है और स्टूडेंट्स भी होती है। तो हमारा फिगर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉलेज होता है, कॉलेज में क्या क्या होता है? स्टूडेंट्स भी होते हैं और टीचर्स भी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने एक नॉन टेक्निकल सेशन लाया था, 100 नॉन टेक्निकल में मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस कवर अप करवाए। उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप करवाया। आपकी यूपीपीसीएल और यूपीआरयूविनएल की जो भी एग्जाम है, अगर आप वो एक वीडियो देखते हो मैराथन, तो आपका जो रीजनिंग का पोर्शन जिसको भी नहीं आता होगा, कुछ क्वेश्चंस नहीं समझते होंगे, वो सारे डाउट्स आपके वो एक लौते सेशन में कवर अप हो जाएगी। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखो, क्योंकि अगर आप वो एक सेशन देखकर जाते हो तो डेफिनेटली आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जिन भी लोगों ने देखा है वो ज़रूर जाकर देखें, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे दिखेंगे जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सेशन देखोगे तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? अब क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा ये हमें पता करना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे JZ, देन है KX, देन है IV, देन है HR, MP, और बीच में भी एक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 लेटर्स है, उनके बीच में एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हो ये रहा है यहाँ पे J के बाद जो K आया ये क्या हुआ? +1 हुआ, लेकिन K के बाद जो I आया हुआ है वो क्या हुआ है? -2 हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? I के साथ हम +3 करेंगे तो क्या बन जाएगा? IJKL, L आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर L के बाद आप देख रहे हो, L के बाद जो होगा वो -4 होगा। मतलब सीरीज जो पहले लेटर्स की जा रही है वो कैसे आ रही है? +1, -2, +3, -4, +5। ठीक है, इस तरह ये फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट लेटर जो है वो इस तरह जा रहा है। फिर सेकेंड लेटर की बात आती है। सेकेंड में क्या हुआ? पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 7 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 16 है। तो इसका कैसा फॉर्म्ड हुआ? +2 हुआ पहले वाली में, फिर +3 हुआ। ठीक है, तो फिर आगे क्या होगा? +4 होगा, तो 7 + 4 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L11 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। फिर L11 कितने ऑप्शंस में दिख रहा है हमें? B और D में दिख रहा है, तो हमें लास्ट सॉल्व करके देखना ही होगा। तो Z से X की तरफ आ रहा है, तो क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। ठीक है, फिर X से जब V की तरफ आ रहा है अगेन -2 हो रहा है। V से फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? -2 लेटर करना पड़ेगा। अगर V से हम -2 जाते तो क्या आएगा? T आएगा। क्या आएगा? T आएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? L11T। S तो काफ़ी दूर हो जाएगा ना,
तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 1/1 लेटर का जो था वो यहाँ पे रिलेशन था। जी से जब हम के की तरफ गए तो +1 हुआ, के से जब आई की तरफ गए तो -2 हुआ, आई से फिर क्या करेंगे हम +3 जाएंगे, फिर क्या कहेंगे -4, फिर +5। इस तरह वो सीरीज़ थी। 2 से 4 हुआ तो +2 हुआ, फिर +3 हुआ तो आगे क्या होगा +4 हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा। और Z से जब x की तरफ आए तो -2 हो रहा, फिर x से v की तरफ आए तो अगेन -2 हुआ, तो v से अगर हम -2 जाएंगे तो क्या आएगा आपका t आएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। अब हमें यहाँ पे एक फिगर नजर आ रही है जिसमें ट्रायंगल जो इंडिकेट करता है वो क्रिकेट को करता है, स्क्वायर जो है वो हॉकी को करता है, एंड टेनिस जो है वो सर्कल को करता है। हमें क्या पता करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। ठीक है, कितने लोग हैं जिसे क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सबसे पहले 17। ठीक है, किसे क्रिकेट भी पसंद आ रहा है और टेनिस भी पसंद आ रहा है, लेकिन ये जो 15 है वो भी इसमें पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट में भी आता है, वो टेनिस में भी आता है, लेकिन वो हॉकी में भी आता है। बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ बट नॉट हॉकी, तो हम 15 को इंक्लूड नहीं करते। बट यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या? हमें नहीं। हमें जो बोला जा रहा है, हमें ये बोला जाता है कि कितने लोग हैं जिनको क्रिकेट भी पसंद आ रहा है, टेनिस भी पसंद आ रहा है। तो वो जो म्यूचुअल पार्ट बन रहे हैं क्रिकेट और टेनिस का, वो ये दोनों बन रहे हैं, 15 और 17 दोनों बन रहे हैं। इसलिए आंसर कितना होगा, 15 + 17 जो है 32, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हॉकी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स आंसर जो मार्क करके आएंगे वो 17 मार्क करके आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा बोला रहता है कि जो मतलब वो हॉकी का पार्ट नहीं होना चाहिए, तब हम उसमें ये 15 वाला पार्ट नहीं लेते थे। बट हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दी है क्या? नहीं। हमें कितना बोला है कि ऐसे स्टूडेंट्स पता करो कि जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं, तो वो कितने हैं, 15 + 17 जो है वो क्रिकेट हॉकी को लाइक करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना हमें क्वेश्चन में दिया होता है ना, हमने उतना सोचना है, हमें एक्स्ट्रा नहीं सोचना है अपने माइंड से कि वो हॉकी का पार्ट है फिर हम उसे क्यों इंक्लूड नहीं करें। वो सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आपको सिर्फ इतना सोचना है जो म्यूचुअली आपको दिख रहा है वो आपको आंसर मार्क करना होगा। अगर आपको ऐसा बोला होता कि हॉकी का पार्ट नहीं होना चाहिए तो आप वो 15 को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ 17 आंसर मार्क करते। ठीक है, समझ आया? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अब ये नंबर सीरीज है, यहाँ पे दिया हुआ है 1, 9, 25, 49, 81। तो आगे क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पहले क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 3 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 5 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 7 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 9 का स्क्वायर आ रहा है। तो डेफिनेटली आगे कौन सा स्क्वायर आएगा, 11 का, दैट इज 121 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन को पता करना है, फुटबॉल, चेस, बेसबॉल एंड हॉकी। अब फुटबॉल जो है वो हम आउटडोर खेलते हैं, बेसबॉल आउटडोर खेलते हैं, हॉकी आउटडोर खेला जाता है, लेकिन चेस जो है वो इंडोर खेलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। बढ़ते आगे। अब ये थे हमारे 20 रीजनिंग के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, दैट इज हिंदी। सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से अधोलोक का पर्यायवाची क्या है? तो अधोलोक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। पाताल को हम अधोलोक भी कहते हैं। और इसमें वायुलोक और गगनलोक तो आपको वैसे ही समझ आएगा कि उसका वो पर्यायवाची नहीं हो सकता है। परलोक, परलोक मतलब क्या होता है, स्वर्ग होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाताल। ठीक है, अधोलोक मतलब क्या होता है, पाताल होता है। ठीक है, नीचे का लोक। और परलोक मतलब कि स्वर्ग, देवलोक, उसे कहते हैं हम परलोक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सीमा तेज चलती है वाक्य में डैश क्रिया विशेषण है। अब सीमा तेज चलती है, ये एक सेंटेंस है। इसमें हमें क्या पता करना है कि क्रिया विशेषण कौन सा है, मतलब कि विशेषण कौन सा है, ये हमें पता करना है। अब सीमा ये गर्ल है, चलती है ये क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। तो तेज क्या है, विशेषण है। मतलब कि कैसे चलती है, वो फास्ट चलती है। तेज मतलब क्या होता है, फास्ट। सीमा फास्ट चलती है, तो फास्ट क्या हो गया, तेज क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहा है, उसका गुण बता रहा है कि वो तेज चलती है। तो तेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक विशेषण हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता कि कौन सा विशेषण, तो वो होता गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, इसके बारे में
विशेषण प्रकट करते हैं उसे कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। ये सारा विशेषण के टाइप्स नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि व्हाट इज़ विशेषण के टाइप्स, उसके सब टाइप्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपके यूपीपीसीएल के लिए ऑलरेडी हिंदी के वीडियो में एक्सप्लेन की है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो जाके देखें, तो आपके काफ़ी सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। जो मैंने अभी आपके साथ सिनोनिम, एंटोनिम, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको एग्जाम के लिए पूछी जाती है वो भी आपकी कवर अप की है। नहीं देखा होगा वो सेशन जाके देखें, तो आपका जो हिंदी का जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे वो वीडियो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। जो तोला मापा जा सके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परिमेय। परिमेय मतलब होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, वो होता है परिमेय। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपरिमेय मतलब जिसको तोला मापा नहीं जा सकता, और परिमाप मतलब क्या होता है? पेरीमीटर होता है। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। खान पान में कौन सा समास है? अब ये शब्द दिया हुआ है और हमें बोला है समास। ठीक है, अब आपका एक ही था समास जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आपका मैंने वो हिंदी वाले सेशन में नहीं कवर अप करवाया था, तो इसका मैं सेपरेट सेशन ला रही हूँ आपके लिए। ठीक है, जो कि होगा 20 to 25 मिनट का। ठीक है, ये ऑलरेडी चैनल पे मैंने रिसेंटली जस्ट डाला हुआ है। तो आपको अगर आपका समास का टॉपिक क्लियर करना है और आप चाहते हो कि आप आने वाली एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसका आंसर करेक्ट करना है आपको, तो आपको वो वीडियो जाकर देखना होगा। सिर्फ 20 से 25 मिनट आपको देने हैं। उसके बेसिस पे क्या होगा कि आपका जो समास का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। आपके सारे जो भी मेन टाइप्स है, उसके जो सब टाइप्स है, वो मैंने सारे वहाँ पे कवर अप किए हैं। जो बच्चों को समास को लेके कन्फ्यूजन होता है कुछ समास में, वो सारा टॉपिक मैंने वहाँ पे कवर किया है। तो वो अगर सेशन देखोगे आप, तो आपको समास जो है, ये टॉपिक बचा था हमारा व्याकरण का, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि खान पान जो है वो कौन सा समास है? अब खान और पान, ये क्या हो गया? खाना और पीना। खान पान मतलब क्या होता है? खाना और पीना। क्या हो गया? ये दोनों अपोजिट हो गए। ठीक है, जिन भी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा ना, वो फटाक से इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों अपोजिट हो गए, खाना और पीना। जब भी मैंने आपको बोला था कि दो शब्दों के बीच में अपोजिट मीनिंग आता है, विलोम मीनिंग आता है, तो वो क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास हो जाता है। यहाँ पे दोनों पद क्या है? प्रधान है। मतलब खाना और पीना, मतलब दोनों भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पूर्व पद इंपॉर्टेंट है, उत्तर पद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खाना और पीना दोनों भी क्या है? दोनों पद जो होते हैं द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, खाना पीना। उसी के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि जब दोनों पद प्रधान होते हैं, साथ ही साथ जब हम उसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर अगर आपको एवं, तथा और आदि ऐसे शब्द अगर उसके विग्रह करने पर आते हैं तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे खाना और पीना, और आया। इसी तरह द्वंद्व समास में आपको क्या ध्यान में रखना है? और आएगा, या फिर तथा आएगा, या एवं आएगा, या फिर आदि आएगा, या फिर आपको ये दो शब्दों के बीच में, खान पान के बीच में आपको ये एक चिन्ह नज़र आएगा। ठीक है, ये सारा इंडिकेट करता है कि वो है द्वंद्व समास। ठीक है, और तथा, एवं, आदि उनका विग्रह करने पर आते हैं। उसी के साथ साथ अगर वियोग चिन्ह बनता है कुछ बीच में ऐसा डैश वाला, उसी के साथ साथ जो शब्द दो होते हैं वो दोनों शब्द एक दूसरे से विलोम शब्द होते हैं, खाना और पीना, तो वो कहलाता है आपका द्वंद्व समास। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो सारी चीज़ें क्लियर करना, वो सेशन जाकर देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अब ये है एरर वाला क्वेश्चन। नीचे दिए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उनके अनुरूप अक्षर अ, ब, स वाले गोलाकार को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो द वाक्य में गोलाकार को चुनिए। मतलब क्या हुआ? ये हमें एरर फाइंड आउट करना है। अगर नहीं एरर है तो हमें आंसर क्या करना होगा? त्रुटि नहीं है, दैट इज ऑप्शन डी, मतलब द ऑप्शन का आंसर करना होगा। तो अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। लोग असफलता पाने पर साहस छोड़ बैठते हैं और दोबारा साहस नहीं करते। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि अ में क्या हो रहा है कि लोग असफलता पाने पर, अब असफलता पाई जाती है क्या?
नहीं, असफलता मिलती है। तो यहाँ पे क्या चाहिए था, असफलता मिलने पर। जब असफलता हमें मिलती है तब हम साहस छोड़ देते हैं और दोबारा फिर से हम साहस नहीं करते। असफलता हम कभी पाते क्या है, हम सफलता पाते हैं। पाने, ये जो शब्द यूज़ किया है ये हम सफलता के सामने यूज़ करते हैं। किसके सामने, सफलता के सामने। असफलता क्या होती है, हमें मिलती है। असफलता क्या होती है, हमें मिलती है। इसलिए हमारा अ जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी असफलता मिलती है हमें तो हमें साहस नहीं छोड़ना है। ये सेंटेंस से हमें एक और सीख मिलती है कि हमें साहस नहीं छोड़ना है, हमें और मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है और हमें जो हमारा लक्ष्य है वो हमें हासिल करना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में भी रखना होगा और ये आपको ध्यान में रखो कि सफलता पाते हैं हम और असफलता हमें मिलती है। इसलिए ऑप्शन अ जो है वो गलत हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम। कृत्रिम क्या पता करना है, इसका विलोम शब्द पता करना है। अब कृत्रिम का मतलब क्या होता है, बनावटी, अस्वाभाविक। जो बनावटी होता है, जो अस्वाभाविक होता है उसे कहते हैं हम कृत्रिम। मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमें, अब इसका आंसर, इसका मीनिंग होता है अस्वाभाविक, बनावटी। तो ये क्या हुआ, मीनिंग हुआ। हमें क्या पूछा जा रहा है, विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम मतलब क्या होता है, बनावटी होता है, अस्वाभाविक होता है। तो उसका विलोम शब्द क्या बन जाएगा आपका, स्वाभाविक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप कुछ हिंदी का पढ़ते हो और आप कुछ एक नया शब्द आपके सामने आता है तो आपको उसको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एग्जाम में ज़रूरी नहीं हर बार बहुत ही सिंपल पूछा जाएगा। ठीक है, तो कृत्रिम का मीनिंग क्या हुआ, बनावटी, अस्वाभाविक। तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वाभाविक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दिए गए शब्दों के शुद्ध वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से समुचित विकल्प चुनिए। क्या दिया हुआ है, हस्ताक्षेप। ठीक है, हस्ताक्षेप होता है क्या, हस्तक्षेप मतलब क्या होता है कि जब 2 लोग बात कर रहे हैं और बीच में दखलंदाजी की तो हम क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप किया। हस्ताक्षेप नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप। तो होता है, ता नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। होना क्या चाहिए था, हस्तक्षेप। जब 2 लोग बात करते हैं, जब कोई बीच में आ जाता है तो दखलंदाजी जो करता है उसे कहते हैं हम हस्तक्षेप। तो वो होता है हस्तक्षेप, नॉट हस्ताक्षेप। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है, ये हमें पता करना है। ऑलरेडी मैंने वाच्य, उसके टाइप्स मतलब कि वॉइस एंड इट्स टाइप्स मैंने हिंदी में ऑलरेडी पढ़ाया है। अगर आपने देखा होगा तो आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो हमें इन ऑप्शंस में से पता करना है कि कर्तृवाच्य कौन सा है। कर्तृवाच्य क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान होता है। मैंने आपको बताया था कर्तृवाच्य मतलब कर्ता, यहाँ पे कर्ता प्रधान रहेगा तो वो कर्तृवाच्य बन जाएगा, कर्म प्रधान रहेगा तो वो कर्मवाच्य बनाएगा, और जहाँ पे दोनों भी प्रधान नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, क्या बन जाएगा, भाववाच्य। अब अगर आप देख रहे हो तो सिनेमा देखा जाता है। ठीक है, सिनेमा देखा जाता है तो इसमें क्या हो रहा है कि कर्म क्या है, सिनेमा। ठीक है, तो वो क्या है, प्रधान है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो कर्मवाच्य का सेंटेंस हो जाएगा। देन राजेश से टहला भी नहीं जाता। नहीं जाता मतलब ये क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। ना इसमें कर्ता प्रधान है ना इसमें कर्म प्रधान है। ठीक है, और इसमें जब भी नहीं जाता, जब भी भाववाच्य में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, मतलब निगेटिव स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब भी आपको नहीं जाता ये दिखता है तो वो हो जाएगा आपका भाववाच्य। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, फिर है रिया ने गीत गाया। अब रिया यहाँ पे कौन है, कर्ता है और वो प्रधान है क्योंकि रिया ने गीत गाया। ऑप्शन सी क्या है हमारा, रिया ने गीत गाया। रिया क्या है हमारी, कर्ता है, और कर्ता ने क्या किया है, गीत गाया है। वो क्या है, प्रधान है, मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या बन जाएगा आपका कर्तृवाच्य। ये क्या बन जाएगी, रिया ने गीत गाया क्या बन जाएगा, कर्तृवाच्य। ऑप्शन डी क्या है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। नहीं जाता दिख गया मतलब क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। समझ आया, 4 ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए क्या है, सिनेमा देखा जाता है। सिनेमा क्या है, कर्म है। सिनेमा देखा जा रहा है क्या है, कर्म है, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। देन नहीं जाता ये बी और डी में गिवन है, और जब भी नहीं जाता दिखता है तो वो क्या होता है, भाववाच्य होता है। तो ऑप्शन सी बचता है। सी को अगर हम देखते हैं, रिया ने गीत गाया, तो रिया क्या है, कर्ता है, जो कि क्या गा रही है, गीत गा रही है, और वो क्या है, प्रधान है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्तृवाच्य बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको सेशन जाके देखना होगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। माँ ने बच्चे को बुलाया, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। अब रेखांकित अंश कौन सा है, को क्या है, ये कारक का चिन्ह है। तो वो कौन से कारक का चिन्ह है ये हमें पता करना है। कारक ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके चिन्ह अच्छे से एक्सप्लेन किए, उसके चार्ट मैंने आपके साथ लाया और सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की। जिन भी लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने वो बातें ध्यान में रखी होगी, वो इसका आंसर डेफिनेटली कर पाएंगे। तो ये जो को चिन्ह है ये लगता है कर्म के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये सारे चिन्ह आपको याद करने होंगे। अगर आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चंस इस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, तो को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ नहीं करना है, ये वीडियो देख लीजिए, आफ्टर दैट हिंदी का सेशन देख लीजिए, तो आपके सारे जो डाउट्स है रिलेटेड टू हिंदी, बहुत सारा व्याकरण का पार्ट, बहुत सारी चीज़ें कवर अप करवाइए, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का 58वां क्वेश्चन। दिए गए मुहावरे और कहावतों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित अर्थ चुनिए। टेढ़ी उंगली से घी निकलना, इसका हमें अर्थ निकालना है। टेढ़ी उंगली से घी निकलना ये क्या है, एक कहावत है, लोकोक्ति है, मुहावरा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी भी तरह का कार्य सिद्ध करना। मतलब जब हम किसी भी तरह का, जब हमसे सीधी तरीके से काम नहीं होता है, तब हम क्या बोलते हैं कि अब टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी और फिर हमें काम करना होगा। तो मतलब किसी भी तरह काम को सिद्ध करना, तब हम जो मुहावरा यूज़ करते हैं वो होता है टेढ़ी उंगली से घी निकालना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठिन कार्य करना मतलब क्या होता है, राई चावल अलग करना। राई और चावल कितना डिफिकल्ट है, इन दोनों को अलग अलग करना। तो इसके लिए जो लोकोक्ति यूज़ होती है वो ये होती है कि राई चावल अलग करना, कठिन कार्य करना। देन है बुरा कार्य करना। बुरा कार्य करने के लिए छल कपट करना। ठीक है, देन है चालाकी करना। चालाकी करना के लिए क्या होता है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये आपको पता ही होगा, ये होता है चालाकी करना का मुहावरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेढ़ी उंगली से घी निकालना का मीनिंग होता है किसी भी तरह का कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आज के सेशन में एग्जैक्टली जिस टाइप से आपका पेपर पूछा जाता है, 20 मार्क का जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के एंड 10 क्वेश्चन हिंदी के, ये आपके पूछे जाते हैं। जिस तरह आपका पेपर पैटर्न होता है, जिस तरह का आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आज के सेशन में कवर अप करवाए। टोटल 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट आपका हिंदी का ग्रामर नहीं क्लियर हो रहा है या फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपके क्लियर नहीं हो रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है। प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा सेशंस डाले हुए, अगर आपको फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। जनरल अवेयरनेस की भी काफ़ी ज़्यादा आपकी मैंने सीरीज़ ली, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर अप करवाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, यूपीपीसीएल की सीरीज़ फॉलो कीजिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए सारा जो भी नॉन टेक्निकल पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कवर अप करवाया, और आज आपके लिए मैंने 50 क्वेश्चंस लाए, ताकि आप इन 50 में से आपने एनालाइज किया होगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, आप कि कितनी पढ़ाई हुई, आप इस 50 क्वेश्चन से खुद को एनालाइज करके पता कर सकते हो। ठीक है, आज का सेशन अगर आपको पसंद आया है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आपके लिए और भी वीडियोज़ अभी आपको देखने मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले नहीं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।